लेक्चर सुनेंगे। इसमें वर्णमाला के बारे में बताया जाएगा। भाषा क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। भाषा जो है संस्कृत के भाष शब्द से बना है। भाष का अर्थ होता है बोलना। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य होती है। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य होता है। उपवाक्य से भी छोटी इकाई पदबंध होता है और पदबंध से भी छोटी इकाई पद अथवा शब्द होता है। पद से भी छोटी इकाई अक्षर होता है और अक्षर से भी छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण कहते हैं। राम शब्द में 2 अक्षर होते हैं, रा धन म, परंतु इसके अंतर्गत 4 वर्ण होते हैं। र प्लस आ प्लस म प्लस अ। म में अ छिपा है, म अ छिपा होता है। वर्णमाला क्या होता है? वर्ण, पहले वर्ण को समझ लेते हैं। कहा जाता है कि मुख से निकलने वाली छोटी से छोटी ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है। अर्थात भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है और इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। मानक हिंदी वर्णमाला मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण, 10 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं, परंतु लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं, 13 स्वर और 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन। यदि आपसे प्रश्न में पूछ दिया जाए कि उच्चारण के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं तो 45 पे ऑप्शन ठीक लगेगा, और लेखन के आधार पर कितने होते हैं तो 52 हो जाएंगे। इसका ध्यान दीजिएगा। स्वर, जैसे स्वर में अ आ इ ई उ ऊ, ऋ सी ए ऐ ओ औ अन अह, ये सब आते हैं, लेकिन ये जो होते हैं ये लेखन के आधार पे माने जाते हैं। परंतु ऋषि जो है यह अर्धस्वर कहलाता है, अन अनुस्वार होता है और अह विसर्ग होता है, इसलिए इनको जो है उच्चारण के आधार पर नहीं माने जाते हैं। केवल और केवल यहाँ पे 10 ही माने जाते हैं। व्यंजन, व्यंजन जो है क वर्ग में क ख ग घ अंग आता है, च वर्ग में च छ ज झ ञ, ट वर्ग में ठ ठ ड ढ अण और ढ और ढ द्विगुण व्यंजन होते हैं। त वर्ग में त थ द ध न, प वर्ग में प प ब ब म, अंतःस्थ में य र ल व और उष्म व्यंजन में स स स ह। संयुक्त व्यंजन में छ त्र ज्ञ और स्र। छ क और श से मिलकर बना होता है, त्र त और र से मिलकर बना होता है, ज्ञ ज और ञ से मिलकर बना होता है और स्र स और र से मिलकर बना होता है। विदेशों से आगत ध्वनियाँ। अरबी फारसी, अ के नीचे छोटा सा एक बिंदु लगा रहता है, क के नीचे छोटा सा एक बिंदु लगा रहता है। तो इस तरह से जितने भी रहते हैं ध्वनियाँ या वर्ण, इनको विदेशों से आगत ध्वनियाँ कहा जाता है, जो कि ये विदेशों से आए हुए हैं। अंग्रेजी वर्ण में आ अर्धचंद्र बिंदु वाले वर्ण होते हैं। नोट,
वर्णों की गणना दो आधार पर मानी जाती है, उच्चारण व लेखन के आधार पर। उच्चारण के आधार पर की गई वर्ण की गणना को ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। उच्चारण के आधार पर हिंदी में वर्णों की कुल संख्या 47, 10 स्वर और 37 व्यंजन। 35 हिंदी के मूल व्यंजन और 2 आगत व्यंजन ज और फ, जिसके नीचे छोटा सा बिंदु लगा रहता है। छत्र, ज्ञस्र एकल व्यंजन नहीं होते हैं, ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। लेखन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 55 है। इसमें उन सभी पूर्ण वर्णों को शामिल किया जाता है जो कि लेखन या मुद्रण में प्रयोग में आते हैं। स्वर क्या है? वॉवेल्स। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। परंपरागत रूप से इनकी संख्या 13 मानी जाती है। उच्चारण की दृष्टि से केवल 10 ही स्वर माने जाते हैं। अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। इसमें ऋषि को नहीं लिया जाता है, अन और अ को नहीं लिया जाता है। ऋषि जो कि अर्ध स्वर में आता है, अन अनुस्वार होता है, अ विसर्ग होता है। स्वरों का वर्गीकरण निम्नलिखित आधारों पर किया गया है। मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर। यह उच्चारण काल का मतलब होता है समय, और इसे जो है उच्चारण करने में समय के आधार पर बांटा गया है। ह्रस्व स्वर वह स्वर होता है जिसके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, इ, उ। दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, आ। लुप्त स्वर ऐसे स्वर जिनके उच्चारण करने के लिए दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है, उसे प्लुप्त स्वर कहते हैं। जैसे राम, ओम, सू। जैसे एरोप्लेन उड़ती है सू आवाज़ करके, उस तरह से मतलब ज़्यादा समय लगता है। जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों को निम्नलिखित रूप से बांटा गया है। इसमें भी इसको 3 भागों में बांटा गया है, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्रस्वर के अंतर्गत जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के अगले भाग से होता है उसे कहते हैं अग्रस्वर। जैसे इ, ई, ए, आए। मध्य स्वर जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के मध्य भाग से होता है उसे मध्य स्वर कहते हैं। जैसे अ। पश्च स्वर ऐसे स्वर जिनके उच्चारण के लिए जीभ के पश्च भाग से होता है उसे पश्च स्वर कहते हैं। जैसे आ, उ, ओ, औ, आ।
मुख द्वार, मुख विवर के खुलने के आधार पर भी स्वरों को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। विवृत स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण मुख पूरा खुल जाता है उसे विवृत स्वर कहते हैं। जैसे आ। अर्धविवृत स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण के लिए मुख का जो द्वार होता है वह केवल आधा खुलता है उसे अर्धविवृत स्वर कहते हैं। जैसे अ, ए, औ, आ। अर्धसंवृत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है उसे अर्धसंवृत स्वर कहते हैं। जैसे ए, ओ। संवृत, संवृत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण के लिए मुख द्वार लगभग बंद रहता है उसे संवृत स्वर कहते हैं। जैसे इ, ए, उ, ऊ। इस चित्र को ध्यान से देख लीजिए। कौन सा भाग क्या है? नासिका, दंतमूल, दंत, दंत मीन्स दांत, दंतोष्ठ, दांत और ओष्ठ का भाग, ओष्ठ, ओठ, मूर्धा, मूर्धन्य, तालु, तालव्य, कंठ प्लस तालु, ओष्ठ प्लस कंठ, कंठ, कंठस्थ। अर्थात कहने का मतलब है कि नासिका के द्वारा कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं उनके बारे में यहाँ पे निम्नलिखित वर्णों को प्रदर्शित किया गया है। जैसे अन, नाक से निकलने वाली, अण, ड, य, न, म, ये सब नाक से स्वर निकल रहे हैं। मूर्धा, मूर्धा में री, ट वर्ग के सभी और श। दंत मूल में र और ल आते हैं। दंत त वर्ग के सभी आ जाते हैं और श आते हैं। तालु या तालव्य से छोटी ई, बड़ी ई, च वर्ग के सभी य और श आते हैं। दंत और ओष्ठ, दंतोष्ठ, दंतोष्ठ में व आता है। ओष्ठ उ, ऊ और प वर्ग के सभी आ जाते हैं। कंठ और तालु, कंठ तालु से ए और ऐ आते हैं। ओष्ठ प्लस कंठ से ओ, औ, आ आता है। कंठ से अ, आ और क वर्ग के सभी तथा ह आते हैं। ओठों की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। आवृतमुखी, जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होता है, अवृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं। अवृत्तमुखी जो होते हैं जिसमें हमारा ओठ गोलाकार नहीं होता है उसे ही वृत्तमुखी, अवृत्तमुखी स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, ए, ऐ। वृत्तमुखी स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों का उच्चारण में ओष्ठ वृत्तमुख या गोलाकार हो जाते हैं वहाँ पे वृत्तमुखी कहते हैं। जैसे ऊ, ओ, औ, आ।
हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। निरनुनासिक या मौखिक स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है उसे निरनुनासिक स्वर या मौखिक स्वर कहते हैं, जैसे अ, आ, ई इत्यादि। अनुनासिक स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है उसे अनुनासिक स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई आदि। घोषत्व के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। घोष का अर्थ है स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन। स्वर तंत्री में जब कंपन होता है तो सघोष ध्वनियाँ उत्पन्न होती है। सभी स्वर सघोष ध्वनियाँ होती हैं। व्यंजन। व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को व्यंजन कहते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ स्वर मिला होता है। अ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है। द्विगुण व्यंजन ड और ढ को जोड़ देने पर इनकी संख्या 35 हो जाती है। व्यंजनों का वर्गीकरण। स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़े से निकलते हुए मुंह के किसी स्थान विशेष कंठ, तालु, मूर्धा, दंत या ओष्ठ का स्पर्श करते हुए निकलते हैं उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। वर्ग। उच्चारण स्थान अघोष या देखिए कौन कौन से इस तरह से प्राप्त किए। जैसे वर्ग में क वर्ग आ जाता है, जैसे कंठ। उच्चारण स्थान क वर्ग का कंठ होता है और क कंठ हो गया। पहला अघोष कहलाता है, दूसरा भी अघोष होता है, लेकिन तीसरा, चौथा, पांचवा ये तीनों सघोष में आ जाते हैं। अल्प प्राण और महाप्राण क्या होते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। अल्प प्राण पहला और तीसरा और पांचवा ये जो वर्ग होते हैं ये अल्प प्राण कहलाते हैं। महाप्राण दूसरा तथा चौथा होता है। महाप्राण में दूसरा और चौथा प्राप्त किए जाते हैं। एक बार और ध्यान से सुन लीजिए। सघोष में पहला और दूसरा को छोड़कर शेष लास्ट के तीन, तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष कहलाते हैं। और अघोष को जैसे पहला वर्ग है और दूसरा वर्ग को कहा जाता है अघोष। अल्प प्राण में पहला वर्ग और तीसरा तथा पांचवा में आते हैं। महाप्राण में दूसरा और चौथा आते हैं। जैसे कंठ से निकलने वाले ध्वनि को कंठ कहा जाता है। जैसे क वर्ग के सभी आ जाते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, अंग। तालव्य तालु मुंह के भीतर की ऊपरी छत का पिछला भाग ही तालु कहलाता है। और यहाँ पे च वर्ग के सभी आ जाते हैं, च, च, ज, इ, मूर्धन्य मूर्धा, ट, ठ, ड, ढ, अड़। दंत्य जहाँ से दांत से निकलता है, त, थ, द, ध, न। ओष्ठ अ, प, ब, भ, म। तो इसे कहते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन टोटल हमारे 25 होते हैं। क वर्ग के 5, च वर्ग के 5, ट वर्ग के 5 और थ वर्ग के 5 और प वर्ग के 5, टोटल 25 माने जाते हैं। कुल विद्वान च वर्ग के स्पर्श संघर्षी भी मानते हैं।
अघोषत्व के आधार पर घोष का अर्थ होता है स्वतंत्रियों में ध्वनि का कंपन। अघोष जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वतंत्रियों में कंपन न होता है, हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन अघोष कहलाता है। सघोष या घोष जिन ध्वनियों के उच्चारण के लिए स्वतंत्रियों में कंपन होता है, हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन सघोष कहलाता है। ये जो लाइन दिखाई दे रही है, ये पहला वर्ग है, ये दूसरा वर्ग है, ये तीसरा वर्ग है, ये चौथा वर्ग है, ये पांचवा वर्ग है। टोटल 5 वर्ग होते हैं। आपको बता दें कि पहला और दूसरा ये दोनों अघोष कहलाते हैं। तीसरा, चौथा, पांचवा ये सघोष होते हैं। और प्रण के आधार पे जो है पहला, तीसरा और पांचवा ये जो होते हैं अल्प प्रण कहलाते हैं। अल्प प्राण। और इसके अलावा महाप्राण में दूसरा वर्ग होता है और ये चौथा वर्ग होता है। इन दोनों को महाप्राण कहते हैं। महाप्राण, इसका विषय ध्यान दीजिएगा। देखिए, अघोष में क वर्ग आ गया और ख वर्ग अघोष, और सघोष में जैसे कि ये पूरा वर्ग है, आपको एक बार और बताते रहे हैं। पहला वर्ग, ये दूसरा वर्ग, ये दोनों क्या होते हैं? अघोष होते हैं। तीसरा, चौथा, पांचवा ये सघोष होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, प्राणत्व के आधार पे भी आपको बता दिया जा रहा है। यहाँ प्राण का अर्थ होता है हवा से। अल्प प्राण जिन व्यंजकों को उच्चारण में मुख से कम वायु निकलता है, उसे अल्प प्राण कहा जाता है। इसे हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन। महाप्राण जिन व्यंजकों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकलता है, उन व्यंजकों को महाप्राण कहा जाता है। हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन महाप्राण कहलाता है। अंतःस्थ व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों का व्यंजन के बीच होता है, उसे कहा जाता है अंतःस्थ व्यंजन। जैसे यहाँ अंतःस्थ में आपका य, र, ल और व, ये सभी जो है अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। य, र, ल, व अंतःस्थ व्यंजन। यह तालव्य होता है, जिसका उच्चारण स्थान तालु है। र मूर्धन्य होता है। वत्सल्य होता है, वत्सल्य, जिसका जो है दंतमूल या मसूढ़ा होता है। ल जो है वत्सल्य, ये भी होता है दंतमूल या मसूढ़ा। व जो है दंतोष्ठ्य ऊपरी के दांत, यानी ऊपर जो दांत है उससे जो है, और प्लस निचला ओष्ठ, नीचे वाला ओठ आपस में जीभ के द्वारा संपर्क किए जाते हैं, तो उसको जो है कहा जाता है। ये सभी जो है सघोष और अल्प प्रण के अंतर्गत आते हैं। ये सभी य, र, ल, व सघोष होते हैं और सघोष के साथ साथ अल्प प्रण होते हैं। सघोष और अल्प प्रण दोनों होते हैं।
आगे ध्यान दीजिएगा। य व अर्धस्वर ध्वनि जो कभी स्वर हो और कभी व्यंजन, अर्धस्वर कहलाता है। ऐसे ध्वनि हैं जो कभी स्वर हो जाते हैं और कभी व्यंजन भी हो जाते हैं, तो इसे अर्धस्वर कहा जाता है। र लुंठित होता है, जिसके उच्चारण में जीभ तालु से लुढ़क कर स्पर्श करता है। ल पार्श्विक होता है। पार्श्विक का मतलब होता है जिसके उच्चारण में हवा जीभ के पार्श्व अर्थात बगल से निकल जाए, उसे पार्श्विक कहा जाता है। ऊष्म या संघर्षी, ऊष्म या संघर्षी किसे कहते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख में किसी स्थान विशेष पर घर्षण करता है या घर्षण खाकर निकलते हैं, उसे ऊष्मा या गर्मी पैदा करते हैं, उसे ऊष्म संघर्षी कहा जाता है। ऊष्म संघर्षी के अंतर्गत ऊष्म व्यंजन आते हैं। जैसे यहाँ पे ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत स, स, स और ह आते हैं। स तालव्य जिसका उच्चारण स्थान तालु है। श मूर्धन्य जिसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। और स वत्सल्य दंत मूल या मसूड़ा। और ह स्वर यंत्रीय या स्वर यंत्र कंठ के भीतर स्थित। सघोष महाप्राण होता है। यहाँ पे तीनों स अघोष और महाप्राण होते हैं और केवल ह सघोष और महाप्राण होता है। इसका विशेष ध्यान। आगे चलते हैं। उच्छिप्त, उच्छिप्त के अंतर्गत ड और ढ जिनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा का स्पर्श करे और फिर झटके के साथ नीचे को आए, उसे उच्छिप्त कहा जाता है। नोट: ड ढ हिंदी के विकसित व्यंजक हैं, ये संस्कृत में नहीं थे। ड मूर्धन्य सघोष और अल्पप्राण होता है। ढ मूर्धन्य सघोष और महाप्राण होता है। आगत गृहीत ध्वनियाँ। आगत गृहीत ध्वनियों के अंतर्गत जैसे विदेशों से आए हुए कुछ वर्ण होते हैं। यहाँ पे आपको बता दें, जैसे क हो गया, क के नीचे छोटा सा एक बिंदु बना दिया जाता है, तो ये जो होते हैं आगत गृहीत ध्वनियाँ कहलाती हैं। तो इसके अंतर्गत आपके सामने जो है क, ख, ग, ज, फ, ये शब्द जो है आगत या गृहीत ध्वनियों के अंतर्गत आते हैं। अयोगवाह। अयोगवाह क्या होता है? अनुस्वार। अयोगवाह के अंतर्गत अनुस्वार तथा विसर्ग दोनों आ जाते हैं, इसे अयोगवाह कहा जाता है। अनुस्वार मतलब अन्न की मात्रा और विसर्ग मिसवाह की मात्रा होता है। अनुस्वार को शीर्ष बिंदु वाला वर्ण एवं विसर्ग को पार्श्व बिंदु वाला वर्ण भी कहते हैं।
परंपरानुसार अनुस्वार अन और विसर्ग अ को स्वरों के साथ रखा जाता है, किंतु ये स्वर ध्वनियाँ नहीं हैं, क्योंकि इनका उच्चारण व्यंजकों के उच्चारण की तरह स्वर की सहायता से ही होता है। ये व्यंजन भी नहीं है, क्योंकि इनकी गणना स्वरों के साथ होती है और उन्हीं की तरह लिखने में इनके लिए मात्राओं क्रमशः अन और अह का प्रयोग किया जाता है। दूसरे शब्दों में अनुस्वार और विसर्ग लेखन की दृष्टि से स्वर एवं उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन होते हैं। चूँकि इन दोनों का जातीय योग न तो स्वर के साथ और न ही व्यंजन के साथ होता है, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। फिर भी ये अर्थवाहन करते हैं, इसलिए अयोगवाह अयोग प्लस वाह कहलाते हैं। धन्यवाद। यह चैप्टर समाप्त हुआ।